नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के बाद से सुर्खियों में आए मौलाना साद की तलाश में दिल्ली पुलिस ने आज यूपी के शामली में छापे मारे। शामली के कांदला में मौलाना साद का फार्म हाउस है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास मौलाना साद के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। इसलिए पीपी किट्स पहने दिल्ली पुलिस के लोग आज कांदला पहुंचे मौलाना साद को ढूंढने, लेकिन साद वहां भी नहीं मिला। इसके पहले साद के दिल्ली में ही जाकिर नगर में छुपे होने का शक जताया गया था। 21 लोगों की टीम लेकर दिल्ली पुलिस आज शामली पहुंची है और माना जा रहा है कि साद के कुछ करीबियों को पुलिस आज उठाकर दिल्ली ला सकती है। साद पर दिल्ली पुलिस के अलावा प्रवर्तन निदेशालय की जांच अलग से चल रही है। देश में इस वक्त कोरोना के 21,000 से ज्यादा मरीज, इनमें से 4,000 से ज्यादा जमात से जुड़े हुए केस है। पिछले 4 दिन में कोरोना के 6,000 के आसपास मामले बढ़ चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान भी जब सड़कें सुनसान पड़ी हैं, कोई भी बिना कानूनी इजाजत के एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता, मौलाना साद पुलिस को लगातार चकमा देते हुए गायब है। वो आए दिन ऑडियो मैसेज जारी करके दावा करता है कि वो डॉक्टर्स की सलाह पर क्वारंटीन में है और पुलिस मौलाना साद को भूसे के ढेर में सुई की तरह तलाश रही है। आखिर कब गिरफ्तार होगा मौलाना साद? आज के दंगल में यही सवाल, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। तबलीगी जमातियों के प्रमुख मौलाना साद की तलाश में यूपी के शामली तक पहुंची ये टीम दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की है। दिल्ली पुलिस के अफसर शामली में साद के पैतृक गांव कांदला में उसके फार्म हाउस पर पहुंचे, लेकिन अफसोस की क्राइम ब्रांच को साद के फार्म हाउस में उसकी परछाई तक नहीं मिली। मिले तो उसके चंद नौकर। साद के कांदला फार्म हाउस से पहले दिल्ली के जाकिर नगर के उसके घर पर भी दिल्ली पुलिस के अफसर दबिश दे चुके हैं, लेकिन 28 मार्च से साद को तलाश पाने में पुलिस नाकाम है, जबकि उसे 2 बार पुलिस का नोटिस तक मिल चुका है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है जो मौलाना साद है उनके जो घर है शामली में, वहां पर क्योंकि लगातार इस मामले में 2 बार नोटिस दिया जा चुका है मौलाना साद को, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अभी तक ज्वाइन नहीं की है। इसी मरकज से करीब 2300 मरकजी जो थे, जो पिछले महीने 30 तारीख को जो है वो निकाले गए थे, 30 और 31 तारीख को, उसके बाद से लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कई जमातियों ने की वजह से पूरे देश भर में कई जगह पर कोरोना वायरस फैला। मौलाना साद खुद को पुलिस से बचा रहा है, लेकिन उसके एक के बाद एक ऑडियो जरूर सामने आ रहे हैं। एक इंटरव्यू में साद ने पुलिस को सामने न आने का बहाना यह बनाया कि वो क्वारंटीन में है। मैं कानून से छिप नहीं रहा हूं। मैंने डॉक्टरों के कहने पर अपने आप को क्वारंटीन में रखा है। कोरोना पर कोई क्वारंटीन में भी हो तो अधिकतम 14 दिन ही जरूरी है, लेकिन यहाँ तो तय सीमा कब की पार हो गई है। अब साद खुद नहीं सामने आ रहा तो उसके सैकड़ों अनुयायी भी खुद को छिपाकर राज्यों के लिए कोरोना की मुसीबत बन रहे हैं। आज तक को पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केरल के 280 से 300, महाराष्ट्र के 45 से 50, उत्तर प्रदेश के 25 से 30, बिहार के 20 से 30, तमिलनाडु के 20 से 25, कर्नाटक के 15 से 20 तबलीगी जमाती ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली के मरकज के जलसे में हिस्सा लिया था, लेकिन अब छिपे बैठे हैं। यह आंकड़ा भी अभी सिर्फ इस आधार पर है कि जिनके मरकज में आने की पुष्टि हुई है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 4,000 से अधिक कोरोना मरीज ऐसे हैं जिनका मरकज कनेक्शन है। ऐसे में दिल्ली में मौजूद रहे हर एक तबलीगी का सामने आना जरूरी है और इसीलिए उसके चीफ मौलाना साद की तलाश शिद्दत से हो रही है। दिल्ली से मुनीश चंद्र पांडे और चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ शोएब जमई हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, निजामुद्दीन मरकज के तबलीगी जमात के समर्थक माने जाते हैं। मौलाना यासूब अब्बास हमारे साथ हैं, वो महासचिव हैं शिया पश्तून लॉ बोर्ड के। अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आरएसएस से जुड़े हैं। सुबुही खान हमारे साथ हैं, वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एमएच खान हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के समर्थक के तौर पर आप उनको टीवी डिबेट्स में देखते रहे। और हमारे साथ विक्रम सिंह साहब हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। आप सब का दंगल में स्वागत है। सबसे पहले शोएब जमई, कभी शामली कभी दिल्ली, कब तक चलेगा चूहा बिल्ली? देखिए रोहित साहब,
थोड़ा सा मुझे लगता है कि अल्फाजों को हमें संभल के इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो सबसे मुहावरा पहली है, बात- अब मुहावरे का इस्तेमाल भी आपसे पहले अनुमति लेके करना पड़ेगा क्या? मैंने किसी को गाली थोड़ी ना दी। ठीक ठीक। पहली बात तो ये है कि कल से रमजान मुबारक शुरू हो रहा है और मैं देश के तमाम लोगों को उसकी मुबारकबाद देता हूं। हमारे पास मौका है अल्लाह से दुआ करने का, ईश्वर से दुआ करने का कि पूरे देश को लोगों के लिए खुशहाली आए और ये बीमारी दूर हो जाए, ये वबा दूर हो जाए और हमारा देश दोबारा से जो है, जो मजदूर अपने घरों में बंद हैं और जो परेशानियां हैं हर किसी के, वो सारी चीजें नॉर्मल हो जाए। ये मैं देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है, मेरा मानना है कि जो मरकज है या तबलीग का काम है, ये जाहिर से बात है कि पूरे मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं है इसमें, या फिर कोई इस्लाम की बात नहीं हो रही है। अगर तबलीग जमात या फिर मौलाना साद की बात हो रही है तो वो कानून अपना काम कर रहा है। हमारे देश में कानून, मैं समझता हूँ कि यकीन रखता हूँ कि कानून बिल्कुल सक्षम है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, होम मिनिस्ट्री सक्षम है कि उसको अपने एतबार से देखेगी और कोर्ट सक्षम है कि उसका इंसाफ करेगा कि कौन गलत है और कौन सही है। मुझे लगता है कि अब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता फैल गई है। जमात का नाम का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरह की नफरतें फैला रहे हैं। हमें इसको बंद कर देना चाहिए। अब मजदूरों की बात हो, देश की बात हो, डॉक्टरों की बात हो, और हम मिलजुल करके रहें। हिंदू मुसलमान देश में हमेशा से साथ मिलकर रहते आए हैं और मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को भी अब थोड़ा सा इससे बचना चाहिए। एक शेर याद आ रहा है आपकी इस सादा दिली पे, वो भी बचना चाहिए इन सब चीजों से, क्योंकि ये मैं आपको इल्जाम नहीं लगा रहा नहीं, हूं। मैंने रोहित कहा आपके कहा कि आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे। मैंने तो कहा आपकी इस सादगी पे मुझे एक शेर याद आ रहा है केवल, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जो पहले दिन जमात के टेलीविजन वाले वकील के तौर पर अवतरित हुए थे कि जमात ने आपको जिम्मेदारी दी है फोन करके कि जाओ शोएब जमाई टीवी पर बैठो और मौलाना साद का बचाव करो। और आज आप जो बातें कह रहे हैं उसको सुनने के बाद मैंने कहा मुझे एक शेर याद आ रहा है। मैंने तो इसमें कोई आरोप लगाया नहीं कि आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं या किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो केवल यह बताना चाह रहा था कि आपने जो बातें कही हैं उस पर शेर याद आया कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। आप पहले दिन से पैरवी कर रहे, आप पहले दिन से उनको बचा रहे, आप पहले दिन से ये कह रहे हैं कि साहब इनकी तो कोई गलती नहीं है। आज आप कह रहे हैं, पहले दिन से आपने कहा कि देश के सारे मुसलमानों को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि तबलीग सारे मुसलमानों की प्रतिनिधि नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि मौलाना साद को तो पुलिस ढूंढे, पुलिस का काम है, हमें डॉक्टर मजदूर की बात करनी चाहिए। तो पुलिस ने 4 अप्रैल को नोटिस भेजा, पुलिस ने 6 अप्रैल को नोटिस भेजा। ये लॉकडाउन में भी कैसे इधर उधर निकल जाते हैं, अदृश्य होते हैं कि अंतर ध्यान होकर प्रकट हो जाते हैं कि दूसरी जगह। मैं इसका जवाब देता हूं। ये आपने सही कहा कि मुझे मौलाना अब्दुल्ला झांझी साहब जो कि मरकज के बहुत जिम्मेदार है, उन्होंने जिम्मेदारी दी थी फोन करके कि आप जो है इस सिलसिले में बातचीत रखें। लेकिन मेरा यह मानना है कि लॉकडाउन जब चल रहा है तो हमारी पुलिस प्रशासन इतनी चुस्त दुरुस्त है, मुझे उन पर गर्व है। मैं सल्यूट करता हूं हमारे पुलिस प्रशासन को। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन करके कहीं जा सकता है। मौलाना जहां थे वहीं होंगे और पुलिस को भी मालूम है, प्रशासन को भी मालूम है ये सारी चीजें क्यों हो रही, ये मुझे नहीं बहुत पता। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन जानबूझ के मौलाना को गिरफ्तार नहीं कर रही और शामली में फोटो खिंचाने के लिए गए हैं पुलिस वाले पीपीई किट पहन के। भाई देखिए, ये तो सरकार जाने, होम मिनिस्टर जाने, अजीत डोभाल जी जाने और ये तमाम लोग जाने। मेरा सिर्फ एक ही गुजारिश है कि WHO ने जो कहा है कि हम इस देश में कोरोना पैंडेमिक से लड़ने के लिए किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन को नहीं देखना चाहिए। देश की सरकार जब आंकड़े, जब तेलंगाना, दिल्ली और अगर आप WHO को इतने अच्छे से सुनते पढ़ते समझते हैं तो महाराज उनका हवाला देके केरल में उन 300 284 जमातियों को बोल दीजिए ना अपने फोन की लोकेशन ऑन कर ले, कम से कम उन्हीं को तलाश लिया जाए। देश के अलग अलग राज्यों में जो जमाती गए दिल्ली से और छुप के बैठे हैं, जिनके लिए छापे मारने पड़ते हैं मस्जिदों में, उनको एक आग्रह तो कर दीजिए कि भाईजान बाहर आ जाओ। अब रमजान के महीने में मैं दुआ कर रहा हूं देश की बेहतरी की, तो तुम कम से कम सामने आ जाओ और अगर तुम में से कोई बीमार है तो परिवार वालों को बीमार मत करो। ये आग्रह तो कर दीजिए कम से कम। आरोप तो आप लगा ही रहे हैं, आज भी लगा लिया आपने ना कहते कहते। एक एक करके बात कर लेते हैं रोहित जी। मैं तो हमेशा देश के तमाम जो लोग
मैं कह रहा हूं कि ये बीमारी तो आपके लिए खुद जान का सबब, ये वबा है आपके लिए, जान के पीछे पड़ जाएगी, इसलिए अपना इलाज खुद आकर के कराएं। ये तो आपके परिवार और बेहतरी के लिए, ये तो हम शुरू से अपील कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश और है, मुझे बस 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात पूरी करूंगा रोहित जी। मेरी ये गुजारिश है कि जिस तरीके से इस वक्त पालघर की घटना हुई, वहां पे साधुओं को मारने वाले जो थे वो नक्सली थे, आदिवासी थे, उसकी पूरी लिस्ट महाराष्ट्र सरकार ने जारी की, लेकिन उसको किसी तरीके से सांप्रदायिक एंगल दिया गया। कहां भागिएगा, वायरस कहां भागिएगा साध साहब को बचाने के लिए? अब जो साधु मर चुके हैं उनकी लाशों की आड़ लेना चाहते हैं आप कि भाई अब मैं किसी तरह उसका एंगल ले आऊं। यहां बात हो रही है केवल सीधे सीधे तौर पर इसको लेकर कि मौलाना साद को अगर कोई डर नहीं है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया जो आप पहले दिन से कह रहे थे, तो पुलिस के बार बार नोटिस के बाद, पुलिस के बार बार उनके घर जाने के बाद आप सरकारों को और एजेंसियों को चुनौती क्यों दे रहे हैं कि ढूंढ के दिखाओ? अरे भाई वो गलत नहीं है तो सामने आ जाए ना। सरकार को अपना जब सरगना सामने नहीं आएगा तो बाकी लोग तो चुप के बैठेंगे ही। सरकार को अपना काम करने दीजिए। हम तो मजदूरों और गरीबों की बात रखें, हम डॉक्टर्स की बात रखें, हम जो असली मुद्दे हैं टेस्टिंग जमात के वकील अब मजदूरों की वकालत करने लगे, बड़ा अच्छा लगा देख के। अब जरा मैं यासूब अब्बास साहब से एक कमेंट ले लेता हूं। मौलाना यासूब अब्बास, बहुत दिन के बाद आप आज तक पर आए हैं, स्वागत है आपका। कई दिन से आप ये चर्चा सुन भी रहे होंगे जो कुछ बहस चल रही है। क्या यह कहना जायज है कि तबलीग के नाम पर सारे मुसलमानों को बदनाम किया गया, या तबलीग की वजह से लोगों को मौका मिल गया कि सबके ऊपर उंगली उठ गई, और तबलीग के लोग अगर सामने आ जाते तो यह मामला पहले खत्म हो गया होता? बार बार पुलिस छापे मारती है और उसी से सवाल खड़े होते हैं, और फिर यह कहते हैं कि हम तो सहयोग कर रहे हैं, ऑडियो मैसेज निकाल देते हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि सारा जितना भी तमाशा है ये मौलाना साद का किया हुआ है, और सारा तमाशा मौलाना साद का है। मौलाना साद की वजह से पूरे मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। कोई मुसलमानों को बदनाम नहीं कर रहा है, मौलाना साद मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। और ये 17वीं सदी की पैदावार है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, इन्हीं ने जमाती वहाबी फिरका बनाया था, और ये इस्लाम के भी मुखालिफ हैं, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के भी मुखालिफ हैं। ये एक अपनी आइडियोलॉजी लेके चले हैं, ये अपनी आइडियोलॉजी को थोपना चाहते हैं सारे दुनिया के मुसलमानों के ऊपर, और ये पढ़े लिखे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल इन्हीं पूरे इस्लाम की शक्ल बदल दी है। जब से ये इस्लाम के अंदर दाखिल हुए हैं, इन्हीं ने पूरी तरीके से जो दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन में, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, हजारों की तादाद में जो इनके लोग निकाले गए हैं, और अभी ना जाने पूरे मुल्क में कितने जमाती छुपे हुए हैं। ये शियों को भी काफिर कहते हैं, ये हिंदुओं को भी काफिर कहते हैं, ये अहले सुन्नत को, सुन्नियों को भी काफिर कहते हैं। यानी जमातियों की, वहाबियों की निगाह में सुन्नी भी काफिर है, शिया भी काफिर है। और रोहित जी, मैं बिल्कुल ये बात कहने में मुझे झिझक नहीं है, अगर इनकी मस्जिद में अहले सुन्नत नमाज पढ़ ले, शिया नमाज पढ़ ले, तो ये मस्जिद को गुस्ल दिलवाते हैं। ये उनको मुसलमान नहीं समझते हैं। हद यह है कि आपने खबरें चलाई होंगी नमाज पढ़ने पर मस्जिदों के अंदर कत्ल हुए हैं, और ये किसी ने नहीं किया। जब से ये इस्लाम में दाखिल हुए हैं तब से सब कुछ इन्होंने शुरू किया है। लेकिन आज ये बात से बचाव कर रहे हैं। यासूब अब्बास, मौलाना इनसे जैसे सवाल पूछा जाता दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरीके से शिकंजा कसे, इनसे और जैसे मौलाना साहब को फौरन निकाले और सख्त नहीं, लेकिन इनसे जैसे सवाल दे। पूछा जाता है तो ये कहते हैं आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इसके अंदर हिंदू मुसलमान की बात नहीं है बिल्कुल, इसलिए कि मीडिया इसके अंदर हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। जो गलत है गलत कहा जाए, सही है सही कहा जाए। जो गलत बात होती है हम लोग भी उसको अपोज करते हैं, मगर इन जमाती लोगों ने, वहाबी लोगों ने पूरी तरीके से मजहब इस्लाम को बदनाम करके रख दिया है। आज इनकी वजह से लोगों को, मुसलमानों को जो है एक नफरत का माहौल पैदा करवा दिया है जमातियों ने। आज मुसलमान परेशान है इनकी वजह से। आज पूरी दुनिया में इन्हीं ने इस्लाम को बदनाम किया है, और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी की जो कब्र है, सबसे पहले इन्हीं ने सऊदी अरब में अपनी जड़ें गड़ाई, और सारा इनका खेल सऊदी अरब से चलता है जी। जन्नतुल बकी को जो मिसफार किया गया, गिराया गया जी, वो पूरी इन्हीं की उपज थी, इन्हीं की सोच थी। ठीक, मैं जरा विक्रम सिंह साहब को चर्चा में लाना चाहता हूं, क्योंकि बड़े सीधे सवाल जमात के तरफ से शोएब जमई ने डाल दिए सरकार के ऊपर। उन्होंने तो अजीत डोभाल तक का नाम ले लिया, गृह मंत्री तक का नाम ले लिया। विक्रम सिंह वो कह रहे हैं कि अजीत डोभाल जानते हैं मौलाना साद कहां है, वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री को पता है मौलाना साद कहां है, पुलिस जानबूझ के नहीं पकड़ रही। क्या वाकई ऐसा है? साद को ढूंढ रहे हैं कि सुई ढूंढ रहे हैं भूसे के ढेर में? लॉकडाउन है रोहित जी, कोई कहीं जा नहीं सकता बिना पुलिस की मर्जी के, तो ये साद कैसे कभी जाकिर नगर, कभी शामली?
रोहित जी, इनको चाहिए था कि सरकार के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ ताउन करके मौलाना साद को दस्तयाब करें, नहीं किया। इसके अलावा उनकी निशानदेही के ऊपर या उनके बारे में माकूल और मुफीद जानकारी दें, वो भी नहीं दिया। आप ये उम्मीद भी न करें कि इनके जरिए आपको कोई मुफीद जानकारी मिलेगी भी। मेरा मशवरा होगा दिल्ली पुलिस को कि मौलाना साद के जो पहले दिन मैंने आपके डिबेट पे कहा था, इश्तिहार बनवा करके जगह जगह दे दीजिए और 5 लाख के इनाम की जो मफरूर और पलायित अपराधी, भगोड़े अपराधी, एब्सकॉन्डर्स के ऊपर जो कार्रवाई होती है, जो हमारा कानून इजाजत देता है, वो कार्रवाई करने का वक्त आ गया। ये पहले हो जाना चाहिए था। पुलिस कभी असहाय नहीं है, पुलिस कभी हेल्पलेस नहीं होती है। वो सिर्फ इस बात का लिहाज करती है कि किसी की भावनाओं के ऊपर कोई अतिक्रमण ना हो, केवल शायद इस बात का लिहाज किया है। बहरहाल ये काम जो आज हुआ है, शामली में जो दबिश पड़ी है, ये हो जानी चाहिए थी पहले दिन, और उसके दूसरे दिन जो 82-83 सीआरपीसी की कुर्की की कार्रवाई होती है वो, और भगोड़े और पलायित अपराधी के संबंध में जो कार्रवाई, इनाम की घोषणा, ये पहले हो जानी चाहिए थी। और ये आरोप मर देना कि कभी आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कभी आप कह रहे हैं कि आप हक तलफी कर रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि आप शोषण कर रहे हैं, और कभी आप कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी अजीत डोवल साहब की, इनकी है। अजीत डोवल साहब ने जरा जरूरत से ज्यादा शराफत दिखा दी। बहरहाल जो काम चौकी इंचार्ज या थानेदार का था, वो काम शायद काबिले एहतराम वो समझते होंगे। मैं तो नहीं वो इत्तेफाक रखता हूं कि मौलाना के यहां खुद जाकर के शायद कुछ उन्होंने मशवरा दिया हो, नहीं माना गया और न वो मशवरा माना जाएगा। मशवरा उसको दिया जाता है जिसके जहन में जरा सा आपके दिल में के लिए हमदर्दी। पर विक्रम जी, एक बात तो बताइए, सच में क्या पुलिस को नहीं पता मौलाना साद का? वाकई नहीं पता? नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। ये एक शुरुआती कदम है। ये मान के चलिए दिल्ली पुलिस को पूरी खबर होगी। शायद ये शामली जा करके किसी और चीज की तलाश में गए होंगे, वरना आप ये कह दें ये तो मैं आपको बता दूंगा कि मौलाना कहां है। और जब मेरे ऐसा आदमी जिसको ये पूरी जानकारी है दिल्ली पुलिस की ना हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ये बहुत ज्यादा जगह नहीं है जहां मौलाना साथ जा सकते हैं। और आदमी, अरे ये कब तक, कहां तक भागेंगे? इनके भागने के सब रास्ते हो चुके हैं बंद। ये शायद शामली जाकर के डॉक्यूमेंटेशन या कुछ और चीजें जाकर के दस्तयाब करने के लिए गए होंगे। आदमी जब तफ्तीश करता, बॉक्सिंग में एक तौर तरीका होता है कि अगर हमें राइट हुक मारना है तो पहले मैं लेफ्ट दिखाता हूं। जब आदमी थोड़ा बतभ्रष्ट हो जाता है तब फिर वो राइट हुक करारा जब पड़ता है तब मालूम पड़ता है कि ये आया कहां से वज्रपात। ये मैं मानने को तैयार बिल्कुल नहीं हूं कि दिल्ली पुलिस को इनकी एक्टिविटीज जाकिर नगर में हो, यह नोएडा के एक खास इलाके में वहां ना हो, मेरठ में ना हो और शामली में ना हो। इसके अलावा मैं आपको यहां हर चीज का खुलासा करना मैं औचित्यपूर्ण नहीं मानता हूं। ठीक है, मैं इसके पहले सुबुह खान के पास जाऊं, वापस शोएब जमाई आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि मौलाना साद को सहानुभूति मिल जाएगी जब आप लोग बैठ के ये बोलेंगे कि भाई अजीत डोभाल को तो सब पता है, या गृह मंत्री अमित शाह को तो सब पता है, और जब आप बार बार ये भी कहेंगे कि हम मदद कर रहे हैं और नोटिस जाते हुए पुलिस के दिखेंगे सबको, लेकिन मौलाना साद सामने नहीं आएगा, केवल ऑडियो टेप आएगा? संपर्क शायद कट गया शोएब जमाई से, उनकी लाइन कट गई है, वापस उसको दुरुस्त करते हैं। सुबुह खान, अपनी बात रखिए। जी रोहित जी, सबसे पहले तो मैं शोएब जमाई जी के एक बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट की भर्त्सना करती हूँ, जिसमें उन्होंने साधु संतों के लिंचिंग को, इतने कोल्ड ब्लडेड मर्डर को यहाँ पे लाइव टीवी में बैठ के ट्रिविलाइज कर रहे हैं। चाहे उन संतों का मर्डर नक्सलवादियों ने किया हो, माओवादियों ने किया हो, वामपंथी विचारधाराओं वालों ने किया हो, या कट्टरवादी इस्लामिस्ट ने किया हो, बात उसको सांप्रदायिक रंग देने की नहीं है। बात यह है कि जो भी सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरल मोमबत्ती गैंग और अवार्ड वापसी गैंग और ऐसे शोएब जमाई जैसे शाहीन बाग के मीडिया कोऑर्डिनेटर की निर्लज्ज खामोशी की है कि एक मुसलमान को अगर लिंचिंग कर दी जाती है तो आप छाती पीटते पीटते यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच जाते हैं। और क्योंकि वो संत भगवाधारी थे, क्योंकि वो हिंदू थे, तो उनकी लिंचिंग का, उनकी मौत का आप लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तबरेज अंसारी की लिंचिंग को भी गलत कहते हैं और संतों की लिंचिंग को भी गलत कहते हैं। आपकी तरह लोगों की लाशों पे अपना एजेंडा नहीं चलाते, पहली चीज। दूसरी चीज, वापस आती है इनके फेवरेट मौलाना शाद पे। गलती इनके हिसाब से सरकार की होती है, पुलिस की होती है, डॉक्टर्स की होती है, भाई की होती है, भौजाई की होती है, सबकी गलती होती है, इनकी अपनी गलती कभी नहीं होती। इनके मौलाना शाद इस्लाम के हिसाब से भी कौम के गद्दार हैं। इस्लाम में सुसाइड करना भी हराम है। किसी बेगुनाह की जान लेने का मतलब है पूरी इंसानियत की जान लेना। तो वो कौम के भी गद्दार हैं, वो देश के अपराधी भी हैं, और ना ही सिर्फ अपराधी हैं बल्कि भगोड़े भी हैं।
भागे हुए 14 दिन जो क्वारंटाइन पीरियड है वो सेल्फ पता नहीं कितने दिन का क्वारंटाइन बना के वो बैठे हुए हैं। और क्योंकि रमजान आने वाला है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम से अपील करना चाहती हूँ कि रमजान में अपने घर में बैठ के चिंतन करें, मनन करें, आत्म साक्षात्कार करें कि आपने अपने मुस्लिम कौम को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। प्रॉफिट मोहम्मद जो कहते थे जहाँ बीमारी हो, जहाँ वबा हो, वहाँ पे मत जाइए। अगर आप उस जगह हैं तो वहां से कहीं और मत जाइए। अगर तेज बारिश हो रही है तो घरों में नमाज पढ़िए। यूरिन की अगर एक बूंद आपके कपड़ों पे एक छींट अगर पड़ जाए तो आप नापाक हो जाते हैं, आप नमाज नहीं पढ़ पाते। इतनी पाकी नापाकी सिखाने वाले मजहब को आपने कितना बदनाम कर दिया है सिर्फ इन कौम के हत्यारों के पीछे अंधभक्तों की तरह चल के। तो इस रमजान में अपनी आंखें खोलिए और एक्चुअली एक भारतीय मुसलमान होने का फर्ज निभाइए। ओके, बोले शोएब जमाई, उसके बाद एमएच खान और अवनीजेश अवस्थी दोनों से कमेंट लेते हैं फटाफट। शोएब जमाई जवाब दीजिए। तो दो पॉइंट पे अपनी बात रखूंगा। पहली पॉइंट की सुबोई जी ने पालघर की घटना का जिक्र किया। आपने बहुत दिनों तक चर्चा की पालघर की, रोहित जी आपने ये देखा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने खुद ट्वीट करके बताया कि उसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं था और जितने भी जो आरोपी पकड़े गए उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था, सब नक्सली आदिवासी थे जो पालघर में थे जिन्होंने साधुओं की हत्या की। लेकिन एजेंडा कौन सेट कर रहा था? कौन थे? कपिल मिश्रा, कौन थे अशोक पंडित, कौन थे संबित पात्रा जैसे लोग जो इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको पता चल जाएगा कौन एजेंडा सेट कर रहा था। शोएब जमाई, एक छोटी सी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि जिन तीनों का आप जिक्र कर रहे हैं उन तीनों में से कोई यहाँ नहीं, ठीक है, एक भी नहीं। मैंने ऐसा किया हो तो आप मुझसे सवाल करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा, एक पॉइंट लास्ट एक पॉइंट ये है कि मैं अपने कौम के जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, सुन्नी हो, ये मेरे भाई इस वक्त ये सारा काम करने का नहीं है। हम सब एक ही उम्मत के, हम सब पहले भारतीय हैं, हमको भारतीय की तरह सोचना चाहिए। शिया आपके भाई नहीं है क्या? सोचना चाहिए कि कौन शिया आपके भाई नहीं है क्या? भाई जो गलत होगा सो गलत होगा, कोर्ट उसका तय करेगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपने कहा देवबंदी हो, बरेलवी हो, सुन्नी हो, आपके बगल में एक शिया धर्मगुरु बैठे हैं यासूब अब्बास, वो आपके भाई नहीं है क्या? या ये एमएच खान आपके भाई नहीं है क्या? या मैं आपका भाई नहीं हूं क्या? बिल्कुल, सब हमारे भाई हैं और अपने ही लोग हैं। हम तो पहले इनको भारतीय मानते हैं, हिंदुस्तानी मानते हैं, उनसे बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। धर्म और सारी चीजें तो वो हमारा निजी अपना मामला है। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और तो फिर ये मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। मैं आपसे पहले दिन से पूछ रहा हूं, अगर सबको भाई मानते हैं, अगर सबको भाई मानते हैं, एक शोएब जी, किसी भी जात मजहब धर्म से ताल्लुक रखते हो, नहीं शोएब जी, अगर सबको भाई मानते हैं तो अवनीजेश अवस्थी ये बाहर आने को तैयार क्यों नहीं होते? क्यों केरल की सरकार ये करे कि हमने 518 को तो ढूंढ लिया मोबाइल की लोकेशन से, 284 अब भी छुपे हुए, मोबाइल बंद कर लिया उन्होंने, जबकि ये मरकज में होकर आए थे। पता नहीं इनमें से कितने बीमार हो और बीमार कर दे बाकी लोगों को। मुझे लगता है कि एक डर का माहौल बन गया है, भय का माहौल बन गया है। सर, डर का माहौल तो चलिए मैं मान लूं आज बना है, वो भी पता नहीं क्यों बना। इलाज कराने से कौन डरता है? डर के नहीं। अब चुप रहो। मुझे हैरत की बात है शोएब जी, अवनीजेश जी को सुन ले एक बार। रोहित, मुझे आज हैरत की बात ये लग रही है, मुझे रोहित जी, मुझे इतने दिनों से जो नैरेटिव चल रहा है कि पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही। अरे चोर और पुलिस में चोर की गलती है या पुलिस की गलती है? चोर की कोई गलती नहीं, चोर को गाली नहीं दे रही है, जो भाग रहा है इधर से उधर, उसको नहीं सामने आना चाहिए। अगर वो धर्मगुरु है, अगर वो इतने लोगों को अपना अनुयायी मानता है तो उसको सबसे पहले आकर के कानून के साथ, न्याय के साथ, न्याय प्रक्रिया के साथ कोऑपरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन है चोर? सारी गलती पुलिस की है। पुलिस जितने कामों में लगी, पुलिस के ऊपर थूके ये जमाती, पुलिस को पत्थर मारें, पुलिस को घायल करें, पुलिस को मार डालें, उसके ऊपर कोई शब्द नहीं शोएब जमुई का। द मोस्ट सांप्रदायिक पर्सन इज हियर, शोएब जमुई। और मुझे लगता है कि इनकी भी जांच होनी चाहिए कि इनके कहां कहां रिश्ते हैं, कहां कहां इनके संबंध हैं। ये जो नैरेटिव चल रहा है तमाम जमातियों के साथ 1897 के एपिडेमिक एक्ट के अनुरूप क्या कार्रवाई होनी चाहिए बताएं शोएब जमुई। डरे हुए हैं, ये पत्थर फेंकते हैं और डरे हुए हैं, थूकते हैं और डरे हुए हैं, मैं जवाब कमाल देना करते हैं। चाहूंगा। देश की जनता आज इनको पहचान चुकी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की जनता इनका चेहरा अच्छी तरह से पहचान चुकी है और इसलिए शोएब जमुई को डर लग रहा है कि अगली कड़ी इन तक निश्चित रूप से पहुंचने वाली है। इन जैसे लोगों को, देश का मुसलमान नहीं है ऐसा, इन लोगों ने मुसलमानों को
एलिनेट किया है। सुबही खान सही कह रही थी कि सांप्रदायिक शोएब जमुई है जो कौम का गद्दार है, जिसने पूरी कौम को बदनाम किया है। साध ने किया है। साध अगर आकर के सामने आकर के पुलिस के सामने कि हाँ मेरी जो जरूरत है, मैं इस देश के कानून के हिसाब से मैं सहयोग करना चाहता हूं, बताइए क्या गलती है मेरी, ये होना चाहिए था या छुपना चाहिए था? मैं जवाब देना चाहूंगा। क्वारंटाइन सिर्फ उसको होना है? हजारों लोगों को संक्रमित करके शर्म नहीं आती? रोहित जी जवाब देना जवाब चाहूंगा। दीजिए शोएब जमाई, फिर अहमद खान और यासूब अब्बास के पास जा रहा हूं। बोलिए शोएब जमाई। अरे क्या जवाब देंगे आप इतने दिनों से? दे रहे हैं सर, सुन तो पकड़ लीजिए। के लाइए उसको। दे रहे हैं जवाब, सुन तो लीजिए। पकड़ के कैसे ना, इनकी भी पहुंच है कि नहीं पता नहीं, वहां तक फोन पे इनको आता है जितना आता है ना। बोलिए शोएब जमाई। क्यों? इनको तो मालूम है ना। अच्छा सर सुन तो ले, बात तो सुन ले। वो पता है ना, उन्होंने फोन पर आता है उनको, वो जाके कोई आदेश नहीं लेते हैं। बोलिए शोएब जमाई। देखिए हमें यहाँ गुस्सा नहीं करना है, मेरे ऊपर पत्थर मत फेंकिए। क्यों हमारे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं? वैसे भी औरंगाबाद में लोगों ने जो है पत्थर फेंका है पुलिस वालों पे और स्वास्थ्य कर्मियों पे, क्यों उन पे चर्चा नहीं हुई? अरे मुरादाबाद की बात करो, मुरादाबाद की बात करो, इंदौर की बात करो, गाजियाबाद की बात करो, सुल्तानपुरी की बात करो। अरे भाई आप सुन लीजिए ना, देश की जनता बहुत नाराज है इस समय। एक एक करके बोलते हैं ना, बहुत नाराज है देश की जनता इस अमित समय। जी आपने सवाल उठा दिया अपना, अब वो जवाब दे रहे हैं, उनको सुन लेते हैं एक बार। बोलिए। इस देश की जनता का बहुत संयम है, बहुत सर, संयमित है देश की जनता। नहीं संयम है, इसीलिए ये देश आज इस तरीके से कायम खड़ा हुआ है। इस सब के बावजूद उस संयम की तारीफ होनी चाहिए। बोलिए शोएब जमाई। देखिए रोहित जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब मुरादाबाद और इंदौर की घटना संज्ञान में आई तो मैंने कड़े शब्दों में उसका जो है भर्त्सना की और लाइव टीवी चैनल में की। कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा है, मैं डॉक्टर्स के साथ खड़ा हूं। लेकिन उससे भी बड़ी घटना बिहार के औरंगाबाद के अखौनी गांव में होता है, जहां पे पूरा गांव जो है डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पे हमला करता है और 40 से ज्यादा लोग गिरफ्तार होते हैं, और वो सब अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन वो चर्चा का विषय नहीं बनता। आपने खुद ही जवाब दे दिया कि सब गिरफ्तार होते हैं, सब गिरफ्तार हो गए ना, पहली चीज। दूसरा, मेरा एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। मैं आपसे अक्सर पूछता हूं, आप बताते नहीं, निकल जाते हैं। आज बड़े आराम से चर्चा हो रही है तो मैं पूछ ले रहा हूं, इसलिए बता दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं मैं एक सवाल पूछ रहा हूं शोएब जी, ये जो घटना होती है पंजाब के पटियाला में कि एक एएसआई का हाथ कट जाता है लेकिन उसमें कोई मुसलमान नहीं है, एक सेकंड सर, उसके बाद बिहार के औरंगाबाद में आपको पता लगता है कि 40 लोग गिरफ्तार हुए लेकिन उसमें कोई मुसलमान नहीं है। उसके बाद महाराष्ट्र में आपको पता लगता है पालघर में संतों के मामले में 100 लोग गिरफ्तार हो गए, उसमें कोई मुसलमान नहीं है। ये सारी बातें आपको सपने में आती हैं कि टीवी से पता लगता है आपको? अगर टीवी से ही पता लगता है तो फिर ये बैठ के झूठ बोलना बंद कर देना टीवी पर कि टीवी ने दिखाया नहीं, आप लोगों ने बताया नहीं। अरे हम ही बताते हैं तब आपको पता लगता है। आप कोई अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं चला रहे हैं बैठ के शोएब जमाई कि आपको हर जगह से आपके इंटेलिजेंस अफसर सूचना देते हो, आपका खुफिया तंत्र खड़ा हुआ लगता है। तो जो टीवी पर देखते हैं उसको टीवी से लेने के बाद, कंज्यूम करने के बाद जिस थाली में खा रहे हैं उसमें थूकिए तो मत, कम से कम उसमें छेद तो मत करिए। सुनिए, आप बोलिए। सुनिए, बोलिए। टीवी से नहीं बल्कि हमारा खुद जर्नलिस्ट का ग्रुप है जो हमारी रिसर्च। अच्छा, आप जर्नलिस्टों के ग्रुप में भी रहते हैं? ये इंफॉर्मेशन मेरे पास। बड़ी मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी है सर आपकी। वैसे आप पढ़ाते हैं, आप जमात के भी वकील हो जाते हैं, आप एंटी-सीए प्रोटेस्ट के भी वकील हो जाते हैं, अब आप जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी में भी हैं। आप कहते हैं कि मैं पीपीई पर और इसकी वैक्सीन पर रिसर्च भी कर रहा हूं। संपर्क कट गया आपसे, थोड़ा सा संबंध जो है ये इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियों से भी बना लीजिए, शायद उससे सुविधा बेहतर हो जाए। 2 बार संपर्क कट चुका आपसे। एमएच खान ये जो बातें कर रहे हैं बार बार, लगातार ये कह रहे हैं कि साथ तो लगातार सपोर्ट में है, साथ तो लगातार साथ दे रहा है, साथ कोई छुपा हुआ नहीं है, साथ कोई भगौड़ा नहीं है। तो अगर कोई भाग नहीं रहा तो पुलिस को बार बार छापा क्यों मारना पड़ रहा? अगर कोई छुपा हुआ नहीं है तो पुलिस को उसे ढूंढना क्यों पड़ रहा? नहीं रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अभी जितने पैनलिस्ट से बात मैं सुन रहा था कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। मुसलमान देखिए, मुसलमान कौम वो होती है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, जो कुरान शरीफ को माने, जो अहले बैत को माने, जो मौला अली मुश्किल कुशा को माने, जो गरीब नवाज को माने, जो औलिया इकराम को माने। अगर ये नहीं लोग मानते हैं तो मेरा मानना है आप किसी मुफ्ती से भी ला लीजिएगा, वो मुसलमान नहीं है, कतई मुसलमान नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि ये जमाती मुसलमान नहीं है, ये शैतान हैं। इस पर आप यकीन न करिए, कहीं नजर आ जाए तो इनको तरफ शकल भी मत दिखाइए, और शकल दिखाइए तो आप कभी हाथ भी न मिलाइए इनसे, वरना आप शैतानियों के जमात में शामिल हो जाएंगे। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि पूरे जमात को जो तबलीगी जमात कहा जाता है, तबलीगी जमात नहीं, इबलीसी जमात है।
इबलीस शैतान का नाम है। तो आप शैतान से क्या उम्मीद रखते हैं रोहित संतारा जी? शैतान जो अपनी हरकत करता है वही तो करेगा, पूरी इंसानियत को शर्मसार करेगा, हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करेगा, भाईचारा को भंग करेगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है साफ साफ कि इंसान को अपना दोस्त बनाओ। किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं कही उन्होंने। मैं कई बार कह चुका हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त कहते थे कि अगर सो रहे हो तो 40 घर इधर 40 घर उधर देख लो, कोई भूखा तो नहीं सोया है। अगर भूखा सोया है तो तुम्हारा खाना हराम है। और ये मत देखना कि हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, यहूदी है। ये जो बातें फैलाई जा रही है ये बहुत ही निंदनीय है। दूसरी बात, मैं विक्रम सिंह जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि पुलिस को पता है ये खेल क्यों हो रहा है, साद को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। साद को पकड़िए, जिस तरह से हो पकड़िए। और अगर पकड़ नहीं पा रहे हैं आप तो मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शैतान को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप दुनिया के लोगों को पकड़ ले रहे हैं। ये शैतान क्यों खेल मचाया है, क्यों पुलिस खेल रही है? पुलिस को खेलना नहीं चाहिए। विक्रम सिंह जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। आपका सवाल मैं विक्रम सिंह से लेता हमारे उत्तर प्रदेश के और सफल डीजीपी रहे हैं। आपका सवाल मैं विक्रम सिंह साहब से लेता हूं। जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बात सही कह रहे हैं कि सफल डीजीपी रहे हैं। जरा उनसे पूछ लेंगे कि भाई आखिर ऐसा है, पुलिस को पता है तो पकड़ क्यों नहीं रही। लेकिन उसके पहले यासूब अब्बास, जो बातें एमएच खान ने कही या जो बातें आपने कही, शोएब जमाई का कोई भी डिफेंस आपके गले उतरता है क्या? कोई भी बात, चाहे वो पालघर का मामला हो, चाहे वो औरंगाबाद का मामला हो, चाहे वो सुल्तानपुरी का मामला हो, इंदौर का मामला हो, कोई भी बात इस बात को जस्टिफाई कर सकती है जो बात जमात के माथे इस समय लग चुकी है? रोहित जी, जहां तक मैं समझता हूं शोएब जमाई बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। एमएच खान साहब ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। और ये इबलीसी जमात है, बिल्कुल हकीकत है। इनका मजहब इस्लाम से दूर दूर तक के कोई ताल्लुक नहीं है। ये जबरदस्ती अपने मजहब को दूसरे के सर के ऊपर थोपना चाहते हैं। अगर तुम इनके मजहब को नहीं मानोगे, जो इनका राइज किया हुआ मजहब है, जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम का मजहब नहीं है, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने पेश किया अल्लाह का मजहब, वो मजहब नहीं है, बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदीक के मजहब जो वहाबियत है उसको मानिए। और रोहित जी, मैं बिल्कुल साफ तरीके से बताना चाहता हूं कि ये जो पिंजरे के अंदर बंद करके जिस तरीके से पत्रकार को जलाया गया, आप यकीन मानिए पूरी तरीके से उसके अंदर ये वहाबियों का हाथ था। आज चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे अफगानिस्तान के अंदर हो, ये सब पूरी तरीके से अपनी जड़ें पूरी तरीके से फैला चुके हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर अपनी जड़ें फैला रहे हैं। नहीं तो लेकिन इनको रोकेगा कौन और कैसे? हिंदुस्तान के अंदर से नहीं खोदी गई, नहीं निकाली गई तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही मुश्किल और खतरनाक बात होगी। लिहाजा जरूरत इस बात की है, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनको निकाले, इनके अड्डों को पता करे कि इनके कहाँ छुपे हुए अड्डे हैं। मरकज का तो इनका खुला हुआ अड्डा है। और रोहित जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई चीज इस्लाम की बता रहे हैं तो फिर डंके की चोट पर बताइए। हम लोग तकरीर करते हैं, हजारों के मजमे में करते हैं। हम लोग जो प्रवचन देते हैं, तकरीर करते हैं, मजलिस पहुंचते हैं, तो हम लोग अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। ये जमाते जाती है, ये 10, 15, 20, 25 का गोल चलता है और ये एक एक आदमी के दरवाजे बजा के उसको इस्लाम समझाते हैं। कभी आपने सोचा कि इनकी कोई पब्लिक गैदरिंग हो और ये पब्लिक गैदरिंग के अंदर आवाम को बता रहा हूं, ये इंडिविजुअल एक एक आदमी पर अटैक करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं अपने घर पैदल जा रहा था सुबह सुबह नमाज के बाद में, मेरा एक घर है थोड़ी दूर पे, यहाँ पे मेरा ननियाल है, तो वहां के मुझे ये जमाती दिखाई दे गए तो मैं खड़ा हो गया। तो कहने लगे अल्लाह रसूल की बातें कर रहे हैं। तो उन्हें थोड़ी देर में मैंने जो सवाल किया तो उनको महसूस हो गया, तो एक एक करके वहां से सब भाग लिए वहां से। तो अगर आप कोई बात कर रहे हो तो आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। कौन सी ऐसी इस्लाम की बात है? लेकिन यासूब अब्बास साहब, एक बात बताइए ना मुझे, आप इनको रोकेगा कौन और इनको पकड़ेगा कौन? क्योंकि जैसे इन पर कार्रवाई होगी तो फिर खेल वही नैरेटिव का शुरू होगा कि देखो मुसलमान को तंग किया जा रहा है, कोरोना में भी मुसलमान और हिंदू का भेद किया जा रहा है। हम लोग खुल के बोल रहे हैं, एमएच खान साहब ने आपसे कहा, विक्रम सिंह साहब बात कर रहे हैं, हम लोग खुल के कह रहे हैं कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। खाली लंबी दाढ़ी रख के, मूछे मुंडा के, लंबा कुर्ता पहन लेने से कोई इस्लाम का ठेकेदार नहीं होता है। इन लोगों ने इस्लाम की शक्ल बिगाड़ दी है। इन लोगों ने ऐसी वदाकथा बनाई है कि ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों पर अटैक करते हैं और ये बिल्कुल इस्लाम की शक्ल बिगाड़ के रख दी है इन्हीं ने। ये नहरवान के लोग हैं, ये तालिबानी लोग हैं, मूछे मुड़ी हुई, दाढ़ी बड़ी हुई, नीचा कुर्ता, ऊंचा पैजामा, अजीब और गरीब वदाकथा। ये इस्लाम नहीं है, ये मजहब इस्लाम नहीं है। कि लोग देखे, बच्चा देखे आपको तो डर जाए, ये इस्लाम नहीं है। ठीक है, इस्लाम तो वो मजहब है जो
इंसानियत सिखाता है। ओके। और हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने गवर्नर मालिक को से कहा कि मालिक जहाँ मैं तुम्हें गवर्नर बना के भेज रहा हूँ, तुम्हें दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो होंगे जो तुम्हारे दीनी भाई होंगे यानी मुसलमान होंगे, एक वो होंगे जो इंसान होंगे। मैं हरगिज ये ना सुनूं कि तुम मुसलमानों के साथ तो अच्छा सुलूक करो और इंसानों के साथ में अच्छा सुलूक ना। ओके, बोलिए अवनीश अवस्थी, बोलिए, फिर विक्रम सिंह आपसे कुछ सवाल है मेरे, जल्दी अवनीश अवस्थी अपनी बात रखिए। रोहित इसी चैनल पे इसी कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि सुबही खान, MS खान जैसे, अब्बास साहब जैसे लोग भी हैं। मैं चाहता हूं कि आज ये सब लोग अपने बिरादरी में जाकर के इस बात का कहें कि शोएब जमुई जैसे विलन, शोएब जमुई जैसे खलनायक, शोएब जमुई जैसे इस देश के दुश्मनों का साथ न दें, इनकी बातों में न आए। वास्तव में इस देश के लिए सबसे बड़ी सेवा ये होगी जाकर के ये शोएब जमुई जैसे लोग जो उछल उछल करके टीवी चैनल पर आना चाहते हैं, सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, कौम के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। यह बड़ी साफ सी बात है, कभी साफ हो भी जाएगी, स्पष्ट भी हो जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सारी चीजें आप क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह सरकार पर, प्रशासन पर, पुलिस पर लगाते हैं। जिसने गलती की है उसके बारे में शोएब जमुई एक नहीं बोलता, कहता वो डरे हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां जहां जो लोग ये थूक रहे हैं उनको पकड़ करके लाने की बात, उन पर कानून का डंडा चलाने की बात, ये शोएब जमुई के मुंह से क्यों नहीं निकलती? मार्च के आखिरी हफ्ते से ये मामला खड़ा हुआ, पकड़े गए, जिसने कह करके छाप करके, मार्च के आखिरी हफ्ते से ये मामला शुरू हुआ। देखो एक भी मुसलमान नहीं था, ये सांप्रदायिकता नहीं है नहीं ना? अवस्थी जी, मार्च के आखिरी हफ्ते से ये मामला शुरू हुआ, आज अप्रैल का आखिरी हफ्ता आ रहा है। एक महीने में 20 बार मौलाना साद पर सवाल हुए। एक बार तो पुलिस से भी सवाल पूछा जाएगा ना कि आप लोग कर क्या रहे हैं, लॉकडाउन है, कोई आदमी बिना कर्फ्यू पास के बाहर नहीं निकल सकता अपने घर से, लेकिन मौलाना साहब जाकिर नगर में पहुंच जाता है, निजामुद्दीन से निकल के, जाकिर नगर से निकल के वो शामली पहुंच जाता है, शामली आप पहुंचते हैं तो वो वहां से कहीं और जा चुका होता है। तो आप लोग कर क्या रहे हैं? इसका मतलब जांच एजेंसियों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चार्ल्स सोबराज है, चार्ल्स सोबराज है वो। और ये कहने से माफी हो गई जांच एजेंसियों को कि ठीक है कोई बात नहीं, ढूंढते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एक महीना हो गया, एक महीना और ढूंढ लो। फेल्योर है ये इसको मैं नहीं मानता। दूसरी बात, शोएब जमुई जो है, आप उनको कह रहे हैं कोई उनका फॉलोअर हिंदुस्तान में कोई नहीं है। उनको फंडिंग की जाती है तो वो अपना काम करते हैं, ठीक है, फंडिंग से वो काम करते हैं। अब आप लोग बुलाते हैं तो वो बोलते हैं, जार उगलते हैं। वो भाईचारा की बात कभी कर ही नहीं सकते। ठीक, वो क्यों भाईचारा की बात करेंगे जब फंडिंग, जिसके लिए माल उनको मिल रहा है, जिनको पैसा मिल रहा है, तो क्यों करेंगे वो? दूसरी बात, इतना बड़ा कांड हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में बम बन के घूम रहे हैं। ऐसे आदमी को अगर नहीं पकड़ा जा रहा है तो बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। अब उनको तुरंत पकड़ करके उनको जेल में डालिए और उनसे सारे तथ्य उगलवाइए, कहां लोग गए। शोएब जमुई, ये बात अगर मैंने कह दी होती कि बम बन के घूम रहे हैं तो हंगामा मच गया होता। ये MS खान है, ये तो आप ही के अपने हैं ना, ये कह रहे हैं कि बम बन के घूम रहे हैं लोग। नहीं, देखिए MS खान साहब ने जितने सारे इल्जामात लगाए या इससे पहले भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि तबलीग में लोग ये सीखते हैं कि कोई तुम्हें एक चांटा मारे तो तुम दूसरा गाल आगे बढ़ा दो। हमें नबी का अखलाक सिखाया गया है। मैं किसी के इल्जामों का जवाब देना या उनके अंदाज में उन पे इल्जाम लगाना नहीं चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इस्लाम की ये सबसे बड़ी बात है कि तुम लोगों से मोहब्बत करो। ये बात आप साथ को समझाओ कि एक गाल, दो गाल, तीसरा गाल अपना आगे करें। और मैं बैठ करके बोलने की जरूरत नहीं है, साथ को समझाओ जाकर के। करूंगा कि भाई इस्लाम और मजहब और तबलीग में भी लोग वाले, पत्थर मारने वाले क्या है वो? इस्लाम के दुश्मन है ना, इस्लाम के दुश्मन है जिन्होंने पत्थर फेंका, गाल सामने करने के बजाय जिन्होंने पत्थर फेंके वो मुसलमान नहीं है ना? कहो मुसलमान नहीं है, इस्लाम के दुश्मन है, कहो आज ये सांप्रदायिक नहीं हो सकता ये। एक एक करके प्लीज, एक मिनट, आप बोल रहे थे, सबने सुना। रोहित बड़ी साफ सी बात कर रहा हूँ, किसी ने आपसे टोका सब एक साथ बोलेंगे सब कुछ समझ में पत्थर फेंकने वालों को समझाएं और कहें कि वो मेरा मुसलमान नहीं निवेदन है, है, खान मुसलमानों साहब के आपसे दुश्मन भी, है। शोएब जमुई आपसे भी और अवनीश जी आपसे भी, तीनों एक एक करके बोलेंगे, सबकी बात सुनाई देगी, सबकी बात समझ में आएगी। अच्छा नहीं लगेगा सब एक साथ बोले। एक सेकंड, आवाज कम करते हो सबकी। नहीं, एक सेकंड, खान साहब रुकिए,
खान साहब और पूछिए। मेरे जो मौलाना साद जो है, जो नाउज बिल्ला कहता है कि मेरा डायरेक्ट अल्लाह से बात होती है, ये कुफ्र है। अच्छा, इसकी ठीक है, बात हो ओके, नहीं सकती। ओके। अल्लाह ताला से डायरेक्ट बड़े बड़े अच्छा, एक पैगंबर सेकंड, लोग नहीं ओके, कर पाते ओके, खान थे। साहब। ये दो कौड़ी का आदमी कैसे बात खान करेगा साहब अल्लाह ताला प्लीज, से? खान साहब कहता प्लीज, है, अल्लाह भाषा ताला का से मेरी ध्यान बात रखते होती है। हुए अरे ये तय ना मुल्कों करें ना को- कौन कितने मुल्कों कौड़ी को का है। समेट ये लोगों को खुद करके- तय कर लेने दीजिए, छोड़ दीजिए इस बात को प्लीज। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं इसको लेके कि भाषा का थोड़ा ख्याल रखें। शोएब जमाई एक काम क्यों नहीं करते? आप हर रोज टीवी पर आते हैं, ये लोग आपको लगातार लताड़ते हैं। मौलाना साद से कहिए ना खुद आ जाए टीवी पर, बैठे आज तक पर 5 बजे आकर, कल जवाब दे सारे सवालों के, बताएं देश को कि क्या हुआ, बताएं देश को कि कैसे अजीत डोभाल को पता था कि वो कहां है और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। बताएं देश को कि कैसे उन्होंने अपने जमातियों से कहा था बाहर निकलो, लेकिन उसके बावजूद लोग मोबाइल बंद करके बैठ गए। बोलिए उनसे आ जाए कल 5 बजे आज तक पर दंगल में। जी, मैं इसका जवाब देता हूं। ठीक है, देखिए मैं ये समझता हूं कि जब तक आप सारे पैनलिस्ट हो, एंकर हो या बीजेपी से जुड़े हुए लोग हो, ये मुझे जब तक जो है बुरा भला कह रहे हो तो यानी कि मैं हक की बात रख रहा हूं। जिस दिन ये मेरी तारीफ करने लगेंगे समझिए मैं बिक गया हूं। ये इसलिए मैं लीजिए, बिका हुआ नहीं अब हूं। आपको कोई दुरुस्त भी कर रहा है, आप गलत कह रहे हैं, तो वो बिका हुआ और आप बिके हुए नहीं है। ये शोएब जमाई, ये विजिटिंग कार्ड कहाँ मतलब आप छुपा के रखते हैं? आए तो खाली आपसे, कहां से निकाल लिया आपने अचानक से? रोहित जी आप जानते हैं मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक राजनीतिक सामाजिक इसीलिए व्यक्ति तो और हूँ। ज्यादा हैरानी होती है कि आप मौलवी नहीं है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, उसके बावजूद एक मौलवी को बचाने के लिए आप ऐसे ऐसे कुतर्क गढ़ते हैं कि कुतर्क गढ़ने वाला भी शर्मा जाए कि भाई ये कहां से लेकर आते हैं। मैं टीवी पर आने वाला 5000 मौलाना नहीं मैं हूँ। आपसे इसीलिए कह रहा हूं कि आप मौलाना साद से बोलिए कि मैं 5000 नहीं हूं। मौलाना साहब आप खुद जाइए और खुद बैठ के सवालों का सामना कीजिए, खुद जवाब दीजिए। लाइए कल उनको 5 बजे दंगल में आप ये माफ ले आइए। आपकी तो बात होती है ना उनसे, कमांड देते हैं वो आपको कि क्या बोलना जाकर टीवी पर, उनको ले आइए। मैं तो भाई यहाँ से देश को जोड़ने की बात कर रहा हूँ, गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा हूँ, सबको मिलकर लड़ने की बात कर रहा हूँ। जो कोरोना से लड़ना है, हमारी लड़ाई जमातियों से नहीं होनी चाहिए, हमारी लड़ाई तो कोरोना से होनी चाहिए। लड़ाई कोरोना से ही हो रही है, लेकिन एमएच खान के शब्दों में कह रहा हूं, अगर कोई कोरोना बम बन के घूम रहा है तो उसको भी तो पकड़ना पड़ेगा ना कोरोना से लड़ाई में। विक्रम सिंह समय समाप्त हो गया है, एक सवाल आपसे लेकिन पूछना चाहता हूं, कोई मुहूर्त होता है क्या कि इस दिन पकड़ेंगे, अगर सब पता ही रहता है एजेंसी को? तो बिल्कुल नहीं, ये मैं समझता हूं कि समय की अनिवार्यता नहीं। जब 10 कागजात पूरे हो जाते हैं, अभिलेख पूरे हो जाते हैं, उसी दिन गिरफ्तारी हो जाती है। और ये इसका इंतजार कीजिए, इनके भागने के सारे रास्ते हो चुके हैं बंद। आज नहीं तो कल ये जरूर गिरफ्तार होंगे, दस्तयाब होंगे। चलिए सर, इंतजार रहेगा उस घड़ी का भी। आप कह रहे हैं कि एजेंसियों को पता ना हो, ऐसा संभव नहीं है। पुलिस को इस बात का इल्म ना हो कि वो कहां है, ऐसा संभव नहीं है। पुलिस अगर ये सब कर रही है तो ये इसलिए कि सारे पहले पुख्ता सबूत जुटा लिए जाएं, उसके बाद मौलाना साद को गिरफ्तार किया जाए। वो गिरफ्तारी कब होगी इसका भी हमें इंतजार रहेगा, और शोएब जमाई इसका भी इंतजार रहेगा कि मौलाना साद कब आएंगे सामने और यहां बैठकर सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।